हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दिव्या वालिया और मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर। सो आज हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के बारे में। सो बच्चे ये जो है ये हमारा लास्ट पार्ट रहेगा इस चैप्टर का और ये है पार्ट नंबर 5। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ईसीजी के बारे में। ईसीजी क्या होती है, ये क्यों ज़रूरी है, इसका क्या फंक्शन है। दूसरी बात करूंगी मैं आपकी डबल सर्कुलेशन की और थर्ड चैप्टर हम पढ़ेंगे डिजीज रिलेटेड टू हार्ट। सो फर्स्ट इसमें आएगा ईसीजी। ईसीजी स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। मेनली आपने देखा भी होगा वो वाली मशीन होती है जो पी 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 की साउंड क्रिएट करती है, जिससे कि क्या पता लगता है हमें इससे हार्ट कैसी एक्टिविटी कर रहा है। ठीक है, तो इससे हम हार्ट की एक्टिविटी को पता लगाते हैं। तो मेनली इसमें क्या होता है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जो कि हमें हार्ट की एक्टिविटी के बारे में बताएगी। तो ये जो हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं और जबकि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसमें ये हमें जो हार्ट की एक्टिविटीज़ को वेव्स के थ्रू बताती है। तो इसमें पी वेव होती है, क्यू आर एस और साथ में टी वेव होती है। सो ये हर वेव अलग अलग हमें चीज़ बताती है कि हार्ट किस तरह से हमारा फंक्शन कर रहा है। सो सबसे पहले मैं बताऊंगी पी वेव के बारे में। पी वेव में क्या होता है, हमारे कॉन्ट्रैक्शन होता है बोथ द आर्ट्रियम। क्या होती है इसमें, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रियम, मेनली डीपोलराइजेशन। सेकंड है क्यू आर और एस। क्यू आर और एस वेव ये बताएगी हमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द वेंट्रिकल्स। और वही बात करूं मैं अगर टी वेव की, तो टी वेव बताती है हमें रिलैक्सेशन कि बोथ वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं, मतलब रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन मीन्स रिलैक्सेशन ऑफ बोथ वेंट्रिकल्स। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि इसमें मैंने कॉन्ट्रैक्शन आर्ट्रियम की तो बता दी, पर मैंने इसकी रिलैक्सेशन नहीं बताई। मैंने आपको पहले भी बच्चे बताया था कार्डिक साइकिल में कि हमारा एट्रियम को जो रिलैक्सेशन का टाइम है वो बहुत ज़्यादा कम मिलता है, क्योंकि कॉन्टिन्यूएशन फ्लो ऑफ ब्लड के कारण में इन द एट्रियम, राइट। अब इसमें इंस्ट्रूमेंट की बात करूँ, इसमें मेनली 3 वायर्स होती हैं। इस इंस्ट्रूमेंट में 3 वायर्स होती हैं। सो बच्चे जो फर्स्ट वायर होती है आपकी वो हम रिस्ट में लगाते हैं, बोथ द रिस्ट, 1 इन ईच रिस्ट, राइट बी और लेफ्ट बी। ठीक है, एक बार आपने यहाँ पे लगा दी। तो जो सेकंड वायर होगी वो आप कहाँ पे लगाओगे, लेफ्ट एंकल में। कहाँ पे लगाओगे, लेफ्ट एंकल, ओके। और चेस्ट रीजन में बच्चे मल्टीपल ऑफ लीड्स को हम इसमें लगाते हैं। इतना आपको समझ में आ गया, राइट। अब वही बात करूँ कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ईसीजी का। ईसीजी का इंपॉर्टेंस क्या है, तो बच्चे ईसीजी का मैंने आपको पहले भी बताया, जो ईसीजी है वो हमें हार्ट की एक्टिविटी के बारे में बताती है। क्या करती है, हार्ट की एक्टिविटी के बारे में बताती है कि हमारा हार्ट अच्छे से बीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो प्रॉपर ब्लड को पंप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब जितनी हमारी बॉडी की डिमांड है हर सेल को, टिश्यू को ब्लड की, वो उतना प्रॉपर मात्रा में पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, सो हार्ट बीट की चेक जो हम करते हैं वो मेनली हम ईसीजी से करते हैं। मेनली आपने मोस्टली बहुत फिल्म्स में भी देखा होगा कि इससे हमें पता लग जाता है कोई पेशेंट आपका डेड तो नहीं हो गया, या उसकी हार्ट बीट कैसे चल रही है, नॉर्मल है कि नहीं है। तो वो सब हम किस में स्टडी करते हैं, ईसीजी में करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ईसीजी, ओके। अब मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है इस चैप्टर में हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डबल सर्कुलेशन। क्या रहेगा, डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन मैंने जैसे कि आपको पहले भी पढ़ा दी है, वैसे डबल सर्कुलेशन। सो मैंने आपको बताया था कि जो डबल सर्कुलेशन होती है वो मेनली क्या होती है,
आपकी दो तरह से होती है, एक पल्मोनरी और दूसरी आती है सिस्टेमिक। अब पल्मोनरी मतलब कुछ रिलेटेड, समथिंग रिलेटेड टू लंग्स, और ये दूसरी वाली जो होती है वो समथिंग इज रिलेटेड टू बॉडी। ठीक है, तो मेनली क्या होता है मैं आपको पता है यहाँ पे हमारे पास 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स क्या होती है, इसमें ब्लड फ्लो होता है। पहली आएगी आपकी आर्टरी, पहले भी बताया बच्चे मैंने आपको ये आर्टरी। सेकंड आएगी आपकी वेन, और थर्ड आएगी आपकी कैपिलरीज। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तो बच्चे आपको पता है जो आर्टरी होती है वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है ना। ठीक है, वही वेन क्या करती है आपकी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। लेकिन जब बात आएगी पल्मोनरी की, तो बेटा पल्मोनरी आर्टरी और वेन के केसेस में दोनों में उल्टा करती है। अब उल्टा कैसे करती है, जो पल्मोनरी आर्टरी है आपकी वो बच्चे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। कौन सा ब्लड लेके जाती है, डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है। ठीक है, वो पल्मोनरी आर्टरी का काम है। ठीक है, मैंने आपको डबल सर्कुलेशन में पढ़ाया भी था, मैं बताऊंगी कैसे वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। वही एक्सेप्शन है आपकी वेन्स में पल्मोनरी वेन, जो क्या करती है आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। पर इसका नॉर्मल नेचर कैसा है, ये मेनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। वही बात मैं करूंगी कैपिलरीज की, तो बेटा ये दोनों के दोनों ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड दोनों के दोनों ब्लड को लेके जाती है और इन दोनों में कनेक्शन को मेंटेन करके रखती है। सो आपको मैंने बेसिक बताया जो हमारी डबल सर्कुलेशन है, मतलब सर्कुलेशन का 2 बार होना। सो ये मैं आपको एक डायग्राम से बताऊंगी। क्या है हमारे पास, ये क्या है, बॉडी पार्ट्स हैं, ये क्या है, बॉडी पार्ट्स हैं। यहाँ पे क्या आएंगे आपके, मैंने आपको बताया था जो हार्ट होता है वो हमारा 4 चैम्बर होता है। राइट, हार्ट क्या होता है, 4 चैम्बर होता है। कौन कौन सा, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, सॉरी यहाँ पे वेंट्रिकल्स आएगा, दिस वन इज वेंट्रिकल्स, और ये है लेफ्ट आर्ट्रियम और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल्स। और इस 4 चैम्बर हार्ट के बाद क्या होता है, लंग्स आता है। अब क्या होता है, अब बॉडी पार्ट में क्या होता है, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट हुआ। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आया, तो मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस करते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शन करते हैं, और उस मेटाबॉलिक रिएक्शन का जो बाय प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट हमें मिलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ठीक है, तो वहाँ से बॉडी पार्ट से क्या हुई, सब बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड हम आती है, और वो वेना कावा के थ्रू कहाँ कलेक्ट हो जाती है, हमारे राइट आर्ट्रियम में। कहाँ पे कलेक्ट हो जाती है, राइट आर्ट्रियम में। अब राइट आर्ट्रियम से क्या होता है, राइट आर्ट्रियम से जो ब्लड है हमारा, जो कि डीऑक्सीजनेटेड होता है, वो लेफ्ट आर्ट्रियम में चला जाता है। ये आपका आर्ट्रियम है। अब यहाँ से क्या होगा, हमारी पल्मोनरी आर्टरी, मैंने आपको बताया था ना कि जो आर्टरीज वैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती हैं, लेकिन जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी होती है वो अब क्या करेगी, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाएगी लंग्स के पास। ओके, और क्या बोलेगी जाके लंग्स को कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको प्यूरिफाई कर दो, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना दो। राइट, तो वो कैसे बनाएगी बच्चे, जो मैंने आपको बताया था लंग्स में क्या होते हैं हमारे एल्वियोलाई, क्या होते हैं एल्वियोलाई। उन एल्वियोलाई के पास बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होती है। क्या होती है, हमारे एल्वियोलाई के पास बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होती है। तो ये क्या करते हैं, जब पल्मोनरी आर्टरी में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो लंग्स क्या करेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने पास ले लेगा, और जो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको वो पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ पहुँचा देगा, हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम में। कहाँ पे पहुँचा देगा, लेफ्ट आर्ट्रियम में। और लेफ्ट आर्ट्रियम से जो ब्लड है वो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में चला जाएगा थ्रू बाइकस्पिड वॉल्व, क्योंकि मैंने क्या बताया था, यहाँ पे 2 वॉल्व प्रेजेंट होती हैं, और यहाँ से जाता हुआ वो ब्लड हमारा अयोटा में पहुँच जाएगा, और अयोटा में पहुँचने के बाद जो हमारा ब्लड जो प्यूरिफाई हुआ है, मतलब क्या है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कहाँ पहुँच जाएगा, फिर से हमारा बॉडी पार्ट्स में पहुँच जाएगा। और फिर ये प्रोसेस क्या होती है हमारी, लगातार क्या होती है, ऐसे ही चलती रहती है। आगे में हमारी बॉडी में क्या होता है, 2 तरह के सिस्टम होते हैं बच्चे। कौन कौन से, फर्स्ट हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, राइट। सेकंड आएगा आपका कोरोनरी सिस्टम।
क्या आएगा? कोरोनरी सिस्टम। सो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है? जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल आपको पता है ना, जो माउथ से एनल कैनाल तक जाती है, वो और हमारा लिवर, उसके बीच में एक कनेक्शन होता है, उस कनेक्शन को हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। इतना समझ में आ गया? अब इसमें होता क्या है, एक्चुअली क्या होता है, जो हमारा इंटेस्टाइन होता है, जो इंटेस्टाइन होता है वो क्या करता है, सबसे पहले जो ब्लड है वो लिवर को देता है। क्या करता है? ब्लड वो लिवर को देता है, इससे पहले कि वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाए वो लिवर को अपना ब्लड दे देता है। ठीक है, सिस्टमेटिक। अगला आएगा आपका कोरोनरी। कोरोनरी सिस्टम में क्या होता है? कोरोनरी सिस्टम में ब्लड और जो हम हार्ट और जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके बीच में एक कनेक्शन होता है। मतलब हार्ट से बॉडी पार्ट में ब्लड गया, बॉडी पार्ट से हार्ट में आया, तो ये कनेक्शन मेंटेन रहता है, किसमें रहता है? कोरोनरी सिस्टम में। सो आपको आई थिंक डबल सर्कुलेशन समझ में आ गया होगा। इसमें इतना ही है, मतलब इसमें 2 बार सर्कुलेशन हुई है। एक पल्मोनरी जो कि शॉर्ट सर्किट होता है, स्मॉल होता है, जो सिस्टमैटिक है वो क्या होता है? ग्रेटर सर्किट होता है। तो मतलब एक बार आया, बॉडी पार्ट से हार्ट में गया, हार्ट से प्यूरिफिकेशन के लिए दिया लंग्स के पास, अब लंग्स ने फिर से हार्ट के पास दे दिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड और बोला कि इसको पूरी बॉडी पार्ट से क्या करो? पहुंचा दो। सो दिस इज ऑल अबाउट डबल सर्कुलेशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। तो जो हमारे कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, सबसे पहले आता है आपका मेडुला। ठीक है, मेडुला आपको पता है ना क्या होता है? हमारे नर्वस सिस्टम में होता है। तो मेडुला की सहायता से क्या होता है? हमारी रेगुलेशन होती है कार्डियक एक्टिविटी की। दूसरा है ANS, दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी क्या करता है? जो न्यूरल सिग्नल्स आते हैं वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की वजह से क्या करते हैं? हमारी रेगुलेशन करते हैं कार्डियक एक्टिविटी को। तो मेनली ये 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं सिंपैथेटिक और दूसरे आते हैं आपके पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक में होता क्या है? जो आपकी हार्ट बीट होती है, जो हार्ट बीट होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, अब हार्ट बीट ज़्यादा होगी और साथ में क्या होता है? जो आपके दोनों के दोनों वेंट्रिकल्स हैं वो कितना ब्लड पंप करते हैं वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। वेंट्रिकल्स पंपिंग क्या होगी? इंक्रीज होगी। और साथ में जिसकी वजह से क्या होगा, मैंने आपको बताया भी था, ये डिपेंड करता है, कार्डिक आउटपुट भी वेंट्रिकल्स पंपिंग पे डिपेंड करता है। तो हमारा आउटपुट भी क्या होगा? इसमें इंक्रीज होगा। सिंपैथेटिक में क्या होगा? आपका हार्ट बीट भी ज़्यादा होगी, वेंट्रिकल्स पंपिंग कितनी कर रहे हैं बोथ, वो भी ज़्यादा होगी, और जिसकी वजह से क्या होगा? हमारा जो कार्डिक आउटपुट है, जो कार्डिक आउटपुट है वो भी क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। जबकि मैं पैरासिम्पैथेटिक की बात करूं, ये इससे बिल्कुल उलट चलेगा, बिल्कुल ऑपोजिट चलेगा। कैसे चलेगा? इसमें हार्ट बीट क्या होगी? कम, हार्ट बीट क्या होगी? लो होगी। और क्या होते हैं हमारे जो एक्शन पोटेंशियल कौन करता है? एस से नोट करती है, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। तो एक्शन पोटेंशियल कम होगा। क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल कम होगा। एक्शन पोटेंशियल कम होगा बच्चे, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगी? कार्डियक आउटपुट भी क्या हो जाएगी? हमारी कम हो जाएगी। कार्डियक आउटपुट भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये एरोस ऊपर मतलब ज़्यादा, नीचे मतलब कम। सो दिस इज ऑल अबाउट रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। अब इस चैप्टर का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो आएंगे डिजीज। तो हम इसमें डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला आएगा हमारा हाइपरटेंशन। इसको क्या बोलते हैं? हाई ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर। सो मेनली आपको पता है कि जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है? 120/80 mmHg। ये क्या इसकी यूनिट है। लेकिन क्या होगा अगर हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो वो कितना पहुंच जाता है हमारा? 140/90 mmHg। ये सिस्टोल ओवर डायस्टोल बताता है हमें। नेक्स्ट आएगा आपका हार्ट फेलियर। अब मेनली हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक, ये मेनली होते तो एक ही तरह के हैं, बट फिर भी इनमें थोड़ी थोड़ी सी वेरिएशंस होती हैं। अगर मैं बात करूं हार्ट फेलियर की, तो हार्ट फेलियर में क्या होता है कि जो आपका हार्ट है वो पंप करना क्या करता है? पंपिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है? हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, क्या होता है? उनको प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलेगी। तो ये मेनली क्या होता है? जब हार्ट की पंपिंग प्रॉपर ना हो तो उसको बोलते हैं बच्चे हार्ट फेलियर, राइट।
वही बात मैं करूँ आपकी अगली डिसऑर्डर की, तो वो है कार्डिक अरेस्ट। तो कार्डिक अरेस्ट में क्या होता है, जो आपकी हार्ट बीट होती है वो बिल्कुल ही बंद हो जाती है, प्रॉपरली जो होती है हार्ट बीट करना बंद कर देता है। वही बात मैं करूँ हार्ट अटैक की, तो बेसिकली जो हार्ट अटैक है इसमें जो हार्ट के कुछ मसल्स होते हैं उनकी जो फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। अगेन जो फिर ब्लड जो है प्रॉपरली नहीं पहुंच पाता है, जिसको कि बोलते हैं हार्ट अटैक, राइट। अगला आएगा कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो मेनली क्या होता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, मतलब कि जो हमारी आर्टरी होती हैं उनमें फैट का डिपोजिशन ज़्यादा हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन ज़्यादा हो जाएगा। तो जो आर्टरीज हैं उसका ल्यूमिन जो होता है वो क्या होता है, नैरो हो जाएगा, बिल्कुल नैरो हो जाएगा, जिससे ब्लड प्रॉपरली उससे नहीं पास आउट हो पाएगा। तो ब्लड की क्या होगी, सप्लाई थोड़ी कम हो जाएगी। तो वो डिसऑर्डर जो आता है हमारा कोरोनरी आर्टरी डिजीज में आता है। लास्ट बात करूंगी एंजीना पेक्टोरिस। एंजीना पेक्टोरिस, सो बच्चे ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है। मेनली जैसे पर्सन ज़्यादा एज तक पहुंचता है उसको ये वाला जो डिसऑर्डर है मेनली होना शुरू हो जाता है। मोस्टली लोगों में ये होता है, इसमें मेनली चेस्ट पेन होती है, आपका हार्ट प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता है, तो ये सब इसमें आएगा। सो बेसिकली ये क्या थी, हमारी कुछ डिजीज़ थी जो हार्ट की प्रॉपर एक्टिविटी के कारण होती हैं, मतलब प्रॉपर फंक्शन वो नहीं कर पाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। होप एवरीथिंग इज क्लियर। थैंक यू सो मच।